हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग द रूम ऑन द रूफ, जो हमारा ऑडियो वीडियो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक चैप्टर कवर कर दिए थे लाइन बाय लाइन, और हमने उसमें ये भी देखा था कि कैसे क्वेश्चंस हमें बनाने हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टोरी को आप अच्छे से कवर करके चलना, बिकॉज अगर स्टोरी में से क्वेश्चंस अगर आता है तो मेरा विश्वास है, जय माँ सरस्वती जय श्री महाकाल करके, कि आपका क्वेश्चंस उससे 100% बन जाएगा। पता नहीं तबीयत कब ठीक होगी, क्योंकि जनरली तो यार 2-3 दिन में दवा खा के ठीक हो जाती है, पर इस बार ही पता नहीं क्या किसी ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ यार, एनीवे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सभी का। और वीडियो एक विनम्र निवेदन है, ऑडियो को 2x पे आप जरूर देखिए। प्रीवियस वाले वीडियो 1 to 3 चैप्टर वाले जरूर देखना, सो दैट की और क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से मिले। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, और शुरू करते हैं हमारा वीडियो पार्ट 1, द रूम ऑन द रूफ, पुलिस दी स्टोरी चैप्टर वाइज। ये हम कवर कर चुके थे 1 to 3। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। रस्टी अपने आप में डूबा आगे बढ़ता जा रहा था कि बगीचे की दीवार के पीछे से अचानक पादरी की बीवी का सिर ऊपर को उठा और उनकी बाहें खिल गईं। उन्हें रस्टी जो नजर आ गया था, उनकी खिली मुस्कान का जवाब रस्टी ने फटाफट मुस्कुरा कर दिया। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? रस्टी की झक्की पड़ोसन ने सवाल दाग दिया, और रस्टी को जवाब देने का मौका दिए बिना ही एक सांस में आगे बोलती चली गई, मैं तो तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही थी। पता है, मैंने तो अपना सारा काम खुद ही निपटा लिया। तुमने सैर का मजा लिया? मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें जोर की प्यास लगी होगी। चलो अंदर आओ, अच्छी सी ठंडी ठंडी शिकंजी पीकर जाओ। लंबी सैर के बाद तरोताजा होने के लिए बर्फ पड़ी शिकंजी से अच्छी कोई चीज नहीं होती। लेकिन याद है, जब मैं छोटी थी तब मसूरी से देहरा तक पैदल ही आ जाती थी, लेकिन रास्ते के लिए अपने थर्मस में शिकंजी जरूर भरकर चलती थी। लेकिन रस्टी आगे बढ़ गया। वह शिकंजी के लिए मना करके पड़ोसन के मन को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन चाट की दुकान से लौटने के बाद शिकंजी पीने की बात उसे कुछ रास नहीं आई। लेकिन रस्टी ने तय किया कि आने वाले इतवार को वह पादरी के खाते में चर्च, उनकी बीवी और उनके बगीचे की देखरेख के नाम पर 4 आने ज्यादा देगा। मन में ये नेक ख्याल लिए रस्टी अपने कमरे में चला गया। खिड़की के नीचे से सफाई वाला लड़का निकला, बाल्टियां खड़काता और पानी से भीगे रास्ते पर छप छप करता। टोटल रिस्पेक्टेड टीचर, हम सब जानते हैं इसमें 23 चैप्टर हैं, ठीक है। रस्टी बिस्तर में धंस गया। इसी के साथ हाल में जिंदगी का हिस्सा बनी एक सच्चाई को लेकर उसकी सोच सपने बुनने लगी थी। आखिर वह सोमी से फिर मिलने का वादा जो कर आया था, इसलिए अगले दिन उसके कदम हैरिसन साहब के घर से दूर, सड़क पर काफी आगे, बढ़िया वाली दुकानों और घंटाघर के आगे बाजार में चाट की दुकान की तरफ ले गए। गठीले शरीर वाले चाट वाले ने रस्टी को देखा तो कुछ ऐसे अंदाज में मुस्कुराया जिससे साफ था कि लड़का पक्का ग्राहक बनता नजर आ रहा है। दोना तैयार किया गया, टिक्कियों में मजेदार जायकेदार मसालों वाली खट्टी मीठी चटनियां डालकर। हेलो सबसे अच्छे चहेते दोस्त, सोमी बोला, जो कि दुकान में छाए धुएं और भाप में से अचानक प्रकट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना कि जब वो गया था तो वहां पे सबसे पहले कौन आया? सोमी। देखो, अगर नॉवेल में से क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड टीचर बनाने वाला अगर उधेड़ने पे उतर आया तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस कभी भी टीजीटी बीजीटी लेवल पर शायद इतने डीप ना पूछें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी ऐसी होना चाहिए कि आप तो पूछो, किस लेवल पर पूछ सकते हो, बस उसी मोटिव के साथ में यही इंटेंशन रहता है मेरा, ठीक है। अदरवाइज जो लिटरेचर पे कॉमन क्वेश्चंस हम सब जानते हैं जनरली कि लिखा कब गया था और पब्लिश कब हुआ है, कौन सी एज थी उनकी, इसके अलावा कैरेक्टर्स क्या है, ये सब कॉमन में डिस्कस कर चुका हूँ उससे, ठीक है। बट फिर भी हम लोग कवर कर रहे हैं सो दैट कि हमारे नॉवेल को हम अच्छे से कवर कर लें। कहाँ थे हम लोग? टिक्कियों में जायकेदार मसाले वाले, ओके, हाँ ठीक है। सोमी बोला, हेलो सबसे अच्छे चाहते दोस्त, सोमी बोला, जो कि दुकान में छाए धुएं और भाप से अचानक प्रकट हुआ था। पट्टे वाली चप्पलों को लपड़ झपड़ करता हुआ, अच्छा हुआ तुम फिर से आ गए। टिक्कियों के बाद अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए, गोलगप्पे या कोई और चाट, ठीक है ना। सोमी ने अपनी चप्पलें उतारी और पहले से अपनी जगह बना चुके रस्टी से सटकर जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। सोमी का बोलना अभी बंद नहीं हुआ था। अपने बारे में कुछ बताओ ना, कैसी किस्मत थी तुम्हारी जो तुम अंग्रेज पैदा हुए? गजब का प्रश्न है भाई, ठीक है। एनीवे,
और ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ रहते हुए तुम इतने बड़े हो गए और पहले कभी चाट की दुकान तक नहीं आए? देखो, मेरे घर के बड़े बेहद सख्त हैं, ये रस्टी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने मेरी परवरिश अंग्रेजों जैसी करनी चाहिए और वे इसमें कामयाब भी रहे। अब तक सोमी टप से बोला और हंसने लगा। हंसी जैसे उसके गाल से निकलकर धुएं और भाप को चीरती सारे में फैल गई थी। अभी तक एक बड़े डील डोल वाला शख्स लड़कों के सामने आ पहुंचा। रस्टी उसे पहचान गया। साइकिल पर जाते वक्त जो बड़ा लड़का साथ था वही रणवीर। एक और सबसे अच्छा चहेता दोस्त, सोमी बोला। लेकिन सोमी की बात पर मुस्कुराने के बजाय रणवीर ने अपना मुंह जरा सा खोला और रस्टी की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया। सिर हिलाने पर उसके बाल माथे पर बिखर गए। काले घने जंगली झाड़ झंखाड़ से बेतरतीब, क्या लिखा है, बेतरतीब, ठीक है, बाल जिसे काटना मुश्किल लगता था। उसने चौड़ी मोहरी के ढीले ढाले पैजामे के साथ लंबा सा सफेद कुर्ता और पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा था। बड़े कड़े और गंदगी से सड़े पैर। हेलो मिस्टर, रणबीर ने भारी सी आवाज के पीछे अपनी झेप छुपाते हुए बस इतना ही बोला और उन दोनों के साथ चाट का मजा लेने बैठ गया। तीनों खाने में जुट गए। पहले आलू, अमरूद और दूसरे फलों की मसालेदार चाट उड़ाई और फिर तीखे पानी और चटनी से भरे गोलगप्पे। मजा आ रहा है सीरियसली, गोलगप्पे तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है। एनीवे, रस्टी उनके साथ बिल्कुल अपनापन महसूस करने लगा और अपने साथियों को पहाड़ पर अपने स्कूल, मिस्टर हैरिसन और उनके घर और उनकी लचीली बैत के बारे में बताने लगा। रस्टी की बातों से साफ था कि अब तक उसकी जिंदगी बेहद बुझी हुई सी थी और सोमी और रंजीत को इस बात के लिए उस पर तरस भी आ रहा था। कल होली है, रणबीर बोला। तुम हमारे साथ खेलोगे तो हमारे दोस्त बन जाओगे। ये होली क्या होती है? रस्टी ने पूछा। रिस्पेक्ट टीचर, ही ध्यान रखना, होली का ऊपर मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू में डाला भी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा फेस्टिवल था जिसमें वो रस्टी गया था? ये होली क्या होती है? रस्टी ने पूछा। रणबीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें होली के बारे में नहीं जानते? ये हिंदुओं का रंगों का त्योहार होता है। इस दिन हम बसंत के आने की खुशी में एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गाते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं और अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाते हैं, क्योंकि रंगों का मतलब होता है फिर से बसंत का आना और दिलों में नई उमंग जगाना। तुम्हें इतना भी नहीं पता था? रणबीर ने अचानक ही ऐसे जानदार अंदाज में अपनी बात समझाई कि रस्टी चक्कर में पड़ गया। लेकिन होली खेलने को लेकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। इधर उधर रंग फैलाने का काम उसे कुछ जंगली से लोगों का काम मालूम पड़ता था। मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, लड़कों को समझाते हुए रस्टी बोला। मुझे तो यहाँ आने की भी मनाही है और मेरी देखरेख करने वाले हैरिसन साहब कभी भी वापस लौट सकते हैं। उन्हें इसके बारे में बताना ही नहीं। रणबीर ने ये बात सुझा दी। रणबीर ने बोला कि उनको इस बारे में बिल्कुल मत बताना। अरे उनके पास तो पता लगाने के 100 तरीके हैं और मेरी तो पिटाई हो जाएगी। हर पल बदलते अपने चेहरे पर कुछ खींच और कुछ नाउम्मीदी के भाव लिए रणबीर बोला। तुम अपने कपड़े खराब होने से डरते हो मिस्टर, सिर्फ यही बात है। तुम खुद को न जाने क्या समझते हो। सोमी हंस पड़ा। यही तो मैंने इससे कहा था कल, और उसके बाद ही ये मेरे साथ चाट खाने आया। मुझे लगता है कि ये जब बहानेबाजी करे तब इसे याद दिलाना चाहिए कि ये घमंडी है। उधर रस्टी चाट का मजा ले रहा था। वो तब तक एक के बाद एक गोलगप्पे खाता रहा जब तक कि उसे गले में आग नहीं लग गई और पेट में बुरी तरह जलन नहीं होने लगी। होली की उसे कोई खास परवाह नहीं थी। वह तो वर्तमान से पूरी तरह खुश, चाट से मिले नए नए सुख में डूबा था। रणबीर और सोमी की बातों के जवाब में बस इतना बोला, देखो देखता हूं, अगर मिस्टर हैरिसन कल तक नहीं आए तो मैं तुम लोगों के साथ होली खेलूंगा, ठीक है ना? रणबीर का चेहरा खिल गया। वह बोला, मैं तुम्हारे घर के पिछवाड़े वाले जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम्हें जंगल की तरफ से ढोल बजने की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं हूं और आ जाना। गजब का इशारा भाई। एनीवे, अच्छा लगता है ऐसी, मतलब तो स्टोरियां पढ़ते हैं, काफी टाइम बाद में पढ़ रहा हूं तो एक पुराने दिनों की याद आ जाती है। सोमी तुम भी होगे ना वहां? रस्टी ने पूछा। न जाने क्यों उसे लगता था कि सोमी की मौजूदगी में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किसके मौजूद होने से वो सेफ फील करता था। तो याद रखना सोमी तुम भी होंगे ना वहां। मैं होली नहीं खेलता, सोमी बोला। देखो ना, मैं रणबीर से अलग हूं। मैं पगड़ी पहनता हूं और वो नहीं पहनता, और मेरी कलाई में ये कड़ा है
जिसका मतलब है कि मैं सिख हूं। तो ये भी ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर कि सिख कौन है और होली खेलने के लिए कौन मना करता है। हम होली नहीं खेलते, लेकिन अगले दिन मैं तुमसे मिलने इसी चाट की दुकान पर आ जाऊंगा। सोमी दुकान से चला तो ऐसे गायब हुआ जैसे धुएं और भाप ने उसे निगल लिया। लेकिन उसकी चप्पलों की आवाज कुछ देर सुनाई देती रही और फिर बाजार के शोर में खो गई। बाजार में लोग दुकानों पर मोल भाव कर रहे थे और बच्चे बसंत की गुनगुनी धूप में खेल रहे थे। कुत्ते एक दूसरे से उलझ रहे थे और रस्टी और रणबीर गोलगप्पे खाने में जुटे रहे। आमतौर पर बसंत के दिन जैसे होते हैं, उस लिहाज से दोपहर कुछ ज्यादा ही गर्म और आलस भरी थी। बिल्कुल शांत जैसी बसंत को विदा करने के बाद गर्मी का इंतजार करते हुए कुछ देर के लिए सुस्ता रही हो। जब रस्टी घर लौटा तो पादरी की बीवी और सफाई वाले लड़के का तो कहीं अता पता ही नहीं था, लेकिन हैरिसन साहब की कार अपनी जगह पर खड़ी थी। कार देखते ही रस्टी का सारा जोश ठंडा पड़ गया और वह खुद को कुछ कमजोर और डरा हुआ सा महसूस करने लगा। उसने सोचा नहीं था कि हैरिसन साहब इतनी जल्दी लौट आएंगे, बल्कि वह तो उनके होने की बात भी भूल सा गया था। लेकिन अब वह चाट की दुकान और सोमी और रणबीर के बारे में सब कुछ भूल गया और धड़धड़ाते हुए बरामदे की सीढ़ियों को पार कर गया। हैरिसन साहब वहीं बरामदे में ताड़ के गमलों के पीछे खड़े थे। रस्टी बोला, ओह हेलो सर, आप लौट आए। उसे सूझा नहीं कि वह और क्या कहे, फिर भी उसने अपने चंद शब्दों में पूरा जोश भरने की कोशिश की। सारे दिन तुम कहाँ गायब थे? हैरिसन साहब ने रस्टी की तरफ निगाह डाले बिना पूछा, फिर बोले, अपने पड़ोसियों को भी तुम कहीं नजर नहीं आए। मैं टहलने चला गया था सर। ये ध्यान रखना कि वो सर करके बोलता है, संबोधित करता है, ठीक है। तुम बाजार गए थे। रस्टी इस बात से इनकार करने ही वाला था कि लेकिन ठिठक गया, क्योंकि हैरिसन साहब की आंखें उस पर टिकी थी और झूठ बोलने के लिए उसे निगाहें नीची करनी पड़ती, और वह ऐसा हरगिज नहीं कर सकता था। जी हाँ, मैं बाजार गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं था तो तुमने पड़ोसियों के घर जा सकते थे। बाजार तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है, तुम्हें ये पता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मुद्दा ये नहीं है। अब हैरिसन साहब की सदी हुई गहरी सी आवाज में बेचैनी और तल्खी बढ़ गई और वे पहले के मुकाबले जल्दी जल्दी बोलने लगे थे। मुद्दे की बात यह कि मैंने तुमसे कहा हुआ है कि तुम्हें बाजार नहीं जाना है। तुम्हारी जगह यहाँ है, इस मकान में, इस मोहल्ले में और यहाँ के लोगों के बीच। जो जगह तुम्हारे लिए नहीं है वहां नहीं जाना है। रस्टी का मन तो बहस करने, बगावत करने का कर रहा था, लेकिन हैरिसन साहब का खौफ उसे रोके था। रस्टी उनकी मनमानी का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन उसे याद था कि कांच के दरवाजे वाली अलमारी में मलक्का वाली लचीली बैंत रखी है। मुझसे गलती होगी सर, लेकिन उसकी बुजदिली भी उसके काम नहीं आई। हैरिसन साहब गए और अलमारी से बैंत निकाल लाए और उसे दोनों हाथों से पकड़कर लचाया। फिर बोले, सिर्फ गलती हो गई कह देना काफी नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए जिससे कि तुम गलती का एहसास कर सको। सोफे की तरफ झुक जाओ। रस्टी सोफे की तरफ मुंह करके झुक गया, दांत भींचे और गद्दियां में उंगलियां गड़ाई। हवा को चीरती सरसराती बैंत उसके कूल्हों पर पड़ी, जिससे उसकी पतलून की सारी धूल झड़ गई। रस्टी को दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन हैरिसन साहब चंद पल ठहरे ताकि सुन्न पड़ी चोट की जगह फिर खून का दौरा ना हो। फिर उन्होंने दोबारा बैच चलाई। इस बार रस्टी को जोरदार चोट लगी, उसके कूल्हे झंझना गए, मांस में जलन होने लगी, जो कि हर चोट पर बढ़ती ही गई। जब छठी बार मलक्का की लचीली बैंत उसकी जगह पड़ी तो रस्टी चीख निकल गई और सोफे को लांघते हुए कमरे से भागा। आमतौर पर 6 बैंत ही मारते थे हैरिसन साहब। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पेक्टेड टीचर, कितनी बैंत मारते थे? 6 आमतौर पर, जनरली। रस्टी तब तक अपने बिस्तर पड़ा रोता कराहता रहा जब तक कि उसका दर्द कम नहीं हो गया। लेकिन जिस जगह बैंत पड़े थे उस जगह इतनी तकलीफ हो रही थी कि खुद अपने हाथ लगाने भर से सिहर जाता। पतलून को थोड़ा सा हटाकर उसने आईने में उस हिस्से का मुआयना किया। हैरिसन साहब का अंदाजा बड़ा सही था, क्योंकि सिर्फ एक मोटी सी लकीर नजर आ रही थी उसके दोनों कूल्हों पर, और उसकी जांघों पर खून की एक पतली सी धार बह चली थी। खून की वजह से उस जगह थोड़ी ठंडक तो लग रही थी, लेकिन उसे देखने से रस्टी को ऐसा लगता जैसे वो बेहोश हो जाएगा। पड़े पड़े सितकते रहने से उसकी तसल्ली मिल रही थी। उसका जी तो चाहता था कि और रोए, लेकिन उसे मालूम था कि आंसू बहाना बेकार ही है। लेकिन जो दर्द और नाइंसाफी का जो एहसास उसने झेला था, उसमें दम था। बिस्तर पर एक परछाई सी नजर आई। खिड़की पर कोई था। रस्टी ने देखने के लिए सिर उठाया। सफाई वाला लड़का खीसें निपोर रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? रस्टी ने रूखेपन से पूछा। आपको ज्यादा लगी है छोटे साहब? सफाई वाले लड़के के तरस खाने से रस्टी को शक हो गया। तुमने हैरिसन साहब को बताया कि मैं कहाँ गया था?
रस्टी ने सवाल किया, लेकिन सफाई वाले लड़के ने एक तरफ गर्दन लटकाते हुए कहा, आप कहाँ गए थे छोटे साहब? चलो छोड़ो और भागो यहाँ से। लेकिन आपको चोट लगी है। अरे भागो यहाँ से, रस्टी गरजा। सफाई वाले लड़के की मुस्कुराहट नदारत हो गई और अब उसकी आंखों में बचे सिर्फ उदासी और डर के भाव। किसी के मन को ठेस पहुंचाना रस्टी को हरगिज पसंद नहीं था, लेकिन नौकरों से मेलजुल का वो जरा भी आदी नहीं था। इसके बावजूद कुछ मिनट पहले उसकी बाजार जाने पर पिटाई हुई थी, क्योंकि वहां इस सफाई वाले जैसे बहुत सारे थे। खिड़की के कंगूरे पर अपनी गीली उंगलियों के निशान छोड़ सफाई वाला लड़का घूमा, फिर जमीन पर से अपनी बाल्टियां उठाई और चल पड़ा अपने रास्ते। पानी भरी बाल्टियों के वजन से उसके पैर मुड़े जा रहे थे, रास्ते में छलक गए। पानी में पैर छपछपाने से लाल लाल कीचड़ की छींटें उसके पैरों पर पिछले हिस्से पर पड़ रही थी। हैरिसन साहब, सफाई वाले लड़के और सबसे बढ़कर खुद से नाराज रस्टी तकिए में अपना हैरिसन साहब, सफाई वाले लड़के और सबसे बढ़कर खुद से नाराज रस्टी तकिए में अपना सिर धंसाकर जैसे सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसने अपनी आंखों में एक सपना गढ़ा, जिसमें कि वह हैरिसन साहब की तब तक धुनाई करता है जब तक कि वह रस्टी से दया की भीख नहीं मांगने लगते। सो रिस्पेक्ट टीचर, इसी के साथ हमारा ये चौथा चैप्टर समाप्त होता है और हम शुरू करने वाले हैं 5th चैप्टर। नाउ बिल्कुल सवेरे सूरज निकलने से पहले रणबीर हैरिसन साहब के घर के पिछवाड़े वाले जंगल में जा पहुंचा। ध्यान सुनना रिस्पेक्ट टीचर, बिल्कुल सवेरे सूरज निकलने से पहले रणबीर हैरिसन साहब के घर के पिछवाड़े वाले जंगल में जा पहुंचा और अपनी ढोल पर थाप दी। उसके घने काले बाल गुलाल से लाल हो रहे थे और उसका शरीर, जिस पर एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, हरा पूरा हुआ था, यानी कि कलर लगा हुआ था उसकी बॉडी पर। वह किसी हरियाले देवता जैसा लग रहा था। मिनट भर में उसने अपने ढोल पर एक और थाप दी और फिर जमीन पर उकड़ू बैठकर इंतजार करने लगा। उसकी दूसरी थाप पर रस्टी की आंख खुल गई। ये भी ध्यान रखना, कौन सी थाप पर? तो दूसरी थाप पर रस्टी की आंख खुल गई रिस्पेक्टेड टीचर। फिर वह बिस्तर पर पड़ा ढोल की थाप पर ध्यान लगाए रहा। शांत माहौल में एक बार फिर ढोल की धमक खिड़की से कमरे में आई, धम। इस बार 2 ढाप थी, एक गहरी और कुछ एक तीखी, किसी बात पर जोर देती, सवाल सा खड़ा करती। रस्टी को अपना वादा याद आ गया कि वो रणवीर के साथ होली खेलेगा, उसे जंगल में मिलेगा उसके ढोल की धमक सुनकर। लेकिन उसके इस वादे में भी यह शर्त थी कि ऐसा हैरिसन साहब की गैर मौजूदगी में ही होगा। अब तो उसे वादा निभाना बेहद नामुमकिन सा लग रहा था, और पिटाई की बात तो बिल्कुल भी नहीं। जंगल में ढोलक बोली, ढम ढम। अगली बार की ढम ढम में कुछ नाराजगी थी और कुछ बेसब्री, यानी कि ढोल कुछ उसने इस तरीके से बजाया कि नाराजगी हो रही कि भाई तुम आ जाओ रस्टी यार, वी आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है नाउ, और कहाँ गए? हाँ, जंगल में ढोलक बोली, ठीक है, नाराजगी कुछ। हाँ, ये अपना शोर बंद क्यों नहीं करता? रस्टी बुदबुदाया। क्या ये चाहता है कि हैरिसन साहब जाग जाएं? रंगों का त्योहार होली और बसंत का आगमन, नए साल में नया जोश, नया प्यार जागना, इन सब बातों के लिए उसके लिए क्या मायने थे, कोई वास्ता नहीं था। यानी कि इन सब चीजों की वैल्यूज उसे नहीं पता थी। इनसे वह नई जिंदगी शुरू कर ही नहीं सकता था एक दिन के लिए भी नहीं। और इसके अलावा इसमें बड़ा पिछड़ापन सा नजर आता था इस रंग डालने और ढोल पीटने में। ढम ढम। रस्टी की नींद तो उड़ ही गई थी। वह उठकर बिस्तर में ही बैठ गया। आसमान की रंगत कुछ निखरी। दूर बाजार से एक नई सी संगीत की लहरियां आ रही थी। कई सारे ढोल और बहुत सारे लोगों का मिलकर गाना, काफी धीमी लेकिन लगातार, बस लय तेज होती जा रही थी और जोश बढ़ता जा रहा था। इन आवाजों में रस्टी के लिए एक संदेश था, कुछ तूफानी और जज्बात जगाने वाले, कुछ ऐसा जो उसके ख्वाबों की दुनिया का हिस्सा था। उस पर क्या असर हुआ दूर से आती इन आवाजों का कि अचानक बिस्तर छोड़ दिया। वह दरवाजे तक गया और वहीं खड़ा दूर से आती इन संगीत की लहरियों पर कान लगाए रहा। घर में सन्नाटा छाया था। उसने दरवाजों की चटकनी लगा ली। होली के रंगों से उसके कपड़े बदरंग हो जाएंगे, इसलिए वो पजामा ही पहने रहा। रबर के तल्ले वाले पुराने टेनिस के जूते पाँव में डालकर वो खिड़की से बाहर कूद गया और ओस से भीगी घास में दौड़ लगाता घर के पिछवाड़े से जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी के रास्ते पहाड़ी से नीचे को जंगल में जा पहुंचा। जमीन पर बैठे रणबीर ने जब उसे आते हुए देखा तो वह उठ खड़ा हुआ। गले से लटकी ढोलक उसकी कमर को छूती रही थी। उधर सूरज भी उग रहा था, लेकिन सूरज में वैसी आग नहीं नजर आ रही थी जैसी रणबीर में।
रस्टी की नजरों में रणवीर किसी देवता जैसा काम पता नहीं तबीयत कब ठीक होगी यार। तो पानी लिया भाई यार उधर से। एनीवे कहां थे हम लोग रिस्पेक्टेड टीचर्स? एक सेकेंड यार। ठीक है ठीक है। रस्टी की नजरों में रणवीर किसी देवता जैसा कम रंगे पुते दानव जैसा जरूर लग रहा था। तुमने देर कर दी मिस्टर, रणवीर बोला, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम वादे से मुकर जाओगे। रणवीर ने मुट्ठियां बांध ली, लेकिन खीसे निपोरते हुए रस्टी की तरफ बढ़ा तो उसने उन्हें खोल दिया। हरे चेहरे पर सफेद हंसी, दाहिने हाथ में लाल गुलाल और बाएं हाथ में हरा। दाहिने हाथ में उसने लाल गुलाल रस्टी के बाएं गाल पर मल दिया और बाएं हाथ वाला हरा गुलाल उसके दाएं गाल पर। फिर उसने चंद कदम पीछे हटकर रस्टी को देखा और ठहाके मारकर हंसने लगा। इसके बाद रिवाज के मुताबिक वह रस्टी से गले मिला। रस्टी का हक्का बक्का रह गया था और पहलवान ने उसे ऐसे जोर से बाहों में जकड़कर गले लगाया कि पल भर के लिए उसकी सांस रुक गई और मुंह से एक आह निकल गई। चलो, रणवीर बोला, अब हम शहर की तरफ चलें और उसमें इंद्रधनुष के रंग भर दें। और सचमुच उस दिन तो बसंत ने हंगामा ही मचा दिया था। एक सेकंड इंस्पेक्टर, पानी पी लूं मैं। चलिए कहां थे हम लोग? ठीक है, तो हम यहाँ थे कि एक आह निकल गई। ठीक है, चलो, रणवीर बोला, अब हम शहर की तरफ चलें और उसमें इंद्रधनुष के रंग भर दें। और सचमुच उस दिन तो बसंत ने हंगामा ही मचा दिया। जब सूरज चढ़ा तो बाजार की नींद टूटी। अचानक रंगों की फुहारों से घरों की दीवारें रंगीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ इसी तरह ही अचानक कलियां फूटने लगी और पेड़ फूलों से लद गए। जंगल में तो जैसे बुरांश की फौज ने अपना छावनी बना ली और नदी किनारे लाल पत्ते की डालियां झूमने लगी। चेरी और अलूचे के पेड़ों पर फूल ही फूल खिल गए। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से पहाड़ी धाराओं के तेवर ही बदल गए थे। नई पत्तियों की ताजगी भरी महक हर तरफ छा गई। ओस और सूरज की किरणों को समेट हाल में उगी घास ऐसी लग रही थी जैसे उस पर अनगिनत पन्ने बिखेर दिए गए हों। बसंत का असर इंसान की दुनिया से कुदरत की दुनिया में ऐसे छूत की तरह फैला कि उससे सब एक से ही हो गए। रणबीर और रस्टी जंगल के दायरे में रहते हुए पहाड़ी पगडंडी के रास्ते तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक न सिर्फ यूरोपियन बस्ती बल्कि बाजार वाले इलाके के आगे नहीं निकल आए। सकरी और धूल भरी गलियारों में बरसों के निशान ढोती वक्त के थपेड़े खाए पुराने मकानों की दीवारों पर अब होली के चटक रंग छा गए थे। आखिरकार वो घंटाघर आ पहुंचे। घंटाघर पर तो सचमुच बसंत ऐलान करके आया हो। जिधर देखो उधर रंग बिरंगे अबीर गुलाल के गुब्बार उठते और उनका रंग छा जाता। पिचकारियों से पानी की धार छूट रही थी। हरी, नारंगी, बैंगनी, मन में तमाम तरह के भाव जगाने वाले रंग बिखर रहे थे हर तरफ। बच्चों ने टोलियां बना रखी थी रंग खेलने के लिए। उनके पास साइकिल में हवा भरने वाले पंप जैसी या बांस से बनी पिचकारियां थी जिसमें वे एक दूसरे पर रंग डालते। बच्चे मेन रोड पर होली के नारे लगाते, अजीब आवाजें निकालते और तालियां बजाते रहते। मर्द और औरतें पानी में घुले रंग की बजाय गुलाल लगवाने में कम ऐतराज करते थे। बड़े भी टोलियां बनाकर गाते हुए निकल रहे थे, लेकिन बड़ों के गाने में फर्क ये था कि वह बसंत की उन्हीं दोनों को उसी लय ताल में बजा रहे थे। वही गीत गा रहे थे जो जो साल दर साल इस त्योहार पर गाए बजाते जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में रणवीर को कुछ दोस्त मिले। उन्होंने मजे लेकर उसे बड़े ही मजाके अंदाज में होली बधाई दी। फिर किसी ने अपनी पिचकारी रस्टी की तरफ तान दी। गंदे से काले पानी की धार उसके चेहरे पर आकर लगी। पल भर के लिए तो उसे दिखाई देना बंद हो गया और रस्टी खुद को बचाने के लिए अफरा तफरी में इधर उधर हाथ पैर चलाता रहा।
बच्चों की एक टोली ने उसे दबोच लिया। वो उस पर हर तरफ से रंग डाल रहे थे। उसकी कमीज और पजामा तरबतर होकर उसके शरीर से चिपक गए। फिर किसी ने उसकी कमीज के पीछे का हिस्सा पकड़कर खींचना शुरू किया और तब तक खींचता रहा जब तक कि कमीज का वो हिस्सा अलग होकर उसके हाथ में नहीं आ गया। बहुत बढ़िया। गुलाल तो उसके चेहरे और सारे शरीर पर बेतरह लगाया गया, जिसकी वजह से उसकी नाजुक चमड़ी में जलन मचने लगी। फिर उसकी आंखें साफ हुई। उसने पलक झपकी और बदहवास सा उन लड़के लड़कियों को देखने लगा जो खुशी का इजहार करते हुए उसके आगे ठुमके लगा रहे थे। बीच बीच में लाल रंग के अलावा उसका शरीर काला काला ही लग रहा था। रंग मुंह में भी घुस गया था, जिसे वह बार बार थूकता नजर आ रहा था। एक एक करके रणबीर के दोस्त रस्टी के पास आए। उन्होंने बारी बारी से उसके गालों पर धीरे धीरे गुलाल मली और गले मिले। सारे के सारे रंग पूते पिशाचों जैसे लग रहे थे और रस्टी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन पंप जैसी पिचकारियों में भरे रंग से हमले के बाद इतने भले तरीके से बधाई देने की बात उसके गले नहीं उतरी और वो पहले से भी ज्यादा हैरत में पड़ गया। रणबीर बोला, अब तुम हमारी टोली में शामिल हो चुके हो, चलो हमारे साथ। और रस्टी उनके साथ चल पड़ा। सूरी दुबका हुआ है, टोली में से एक ने बताया। घर में घुसकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है और होली खेलने से वो बच रहा है। जो भी हो, उसे हमारे साथ होली जरूर खेलनी पड़ेगी, रणबीर ने ऐलान किया, चाहे हमें उसे निकालने के लिए दरवाजा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। होली से डरने वाले सूरी ने तय कर लिया था कि वह सारा दिन कैदियों की तरह बिताएगा। वह मां की रसोई में घुस गया क्योंकि वहां दिन भर खाने पीने के लिए काफी चीजें थी। साथ खेलने वाले साथियों की पुकार, उल्हाने और धमकियां वह आंगन से चुपचाप सुनता रहा, लेकिन न बाहर निकला न कोई जवाब दिया। एक मेज के नीचे घुसकर वह तस्वीरों वाली अंग्रेजी एक मैगजीन के पन्ने पलटता रहा, जो वह हर महीने तस्वीरों की वजह से ही लेता था। लेकिन बाहर खड़ी टोली का जोश पूरे उफान पर था। उन्होंने तय कर लिया था कि किसी भी सूरत में आज तो वो सूरी को होली खिलाए बिना दम नहीं लेंगे। उन्होंने कहीं से एक सीढ़ी का इंतजाम किया और रसोई के रोशनदान के रास्ते अंदर घुस गए। डर के मारे सूरी की चीखें निकल गई। दरवाजा खोलकर उसे उठाकर बाहर लाया गया। इस आपाधापी में उसका चश्मा गिरा और किसी के पैरों के नीचे आ गया। अरे मेरा चश्मा, वह चिल्लाया, तुम लोगों ने तोड़ डाला। तुम्हारा क्या, तुम तो ऐसे चश्मे दर्जन भर खरीद सकते हो, उसकी शामत बनकर आए लोगों में से एक ने खिंचाई की। लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बेवकूफों में देख नहीं सकता। अरे इससे दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने चुटकी लेते हुए कहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरी देख नहीं पा रहा है। अब जब इसके साथ छुपने ढूंढने वाला खेल खेलेंगे तो पहले इसका चश्मा चकनाचूर कर देंगे। रस्टी सूरी को बहुत अच्छी तरह तो जानता नहीं था, इसलिए उसे हैरान परेशान सूरी पर तरस आ रहा था। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, रस्टी ने पूछा। अगर ये रंगों से नहीं खेलना चाहता तो इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेकिन हमारे लिए यही एक मौका है जब हम इसकी तमाम शैतानियों का हिसाब बराबर कर सकते हैं। यही एक दिन होता है जब कोई इससे नहीं डरता। रस्टी कल्पना नहीं कर सकता था कि अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा खपच्ची जैसी दुबली पतली टांगों वाले पीले से लड़के से आखिर कोई क्यों डरेगा। खींचतान में उसके हाथ पांव उखाड़ने पर आमादा लोगों में से जब सूरी छूटा तब रस्टी को चैन पड़ा। सारे दिन रस्टी शहर और उससे लगे देहाती इलाके में रणबीर और उसके दोस्तों के साथ घूमता रहा और ये लोग थोड़ी देर में सूरी को भूल गए। एक दिन के लिए रणबीर के दोस्त अपने घर और सारा कामकाज भूल रोजी रोटी की फिक्र छोड़ दिन भर सड़कों पर हुड़दंग करते शहर से बाहर जंगल से छोर तक जा पहुंचे। गुनगुनी सी धूपदार सुबह के बाद आई दोपहर। जंगल में पहुंचकर वहां के ठंडक और छायादार सन्नाटे में उन्होंने गाना गाया और शोर मचाना बंद कर दिया और शोर मचाना बंद किया, क्योंकि अब सारे के सारे थककर बिल्कुल चूर चूर हो चुके थे। सारे पेड़ों के साए में पसर गए और नर्म और आरामदेह घास में लेटने की कुछ ही देर के अंदर रस्टी को छोड़कर बाकी सारे गहरे नींद में डूब गए। रस्टी भी थकान से बेहाल था और उसे भूख भी लग रही थी। वह कमीज से हाथ धो चुका था और उसके जूते भी गुम हो चुके थे। पैरों में खरोच आ गई थी और बदन उसका टूट रहा था। अब वह आराम करते वक्त उसका ध्यान इन बातों पर गया, क्योंकि अब तक वहां पर रंग खेलने के जोश और मस्ती में डूबा था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसके हल्की रंगत वाले बाल उलझ गए थे और उसमें खूब सारा रंग भर गया था और आंखें हैरत से खुली रह गई थी। हालांकि वह अब थकान से टूट चुका था, लेकिन वह खुश था। उसका जी चाहता था कि यह सब यूं ही चलता रहे। मन में उमड़ते भाव से भरी एक अलग दुनिया की अलग जिंदगी। वह जंगल से बाहर नहीं जाना चाहता था। वहां कोई खतरा नहीं था।
और धरती से उसे अपनी गोद में लिए और कहाँ गए हम लोग, ठीक है, धरती ने उसे अपनी गोद में ऐसे लिटा लिया था कि उसके शरीर की सारी पीड़ा सुख में बदल गई थी। घर तो वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। सो रिस्पेक्टेड टीचर, इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर भी समाप्त होता है और हम चलते हैं अब 6ठे चैप्टर की तरफ। हैरिसन साहब बरामदे में सीढ़ियों के पास खड़े थे। घर में अंधेरा छाया हुआ था, जिससे उनकी सुलगती सिगरेट का शीरा कुछ ज्यादा ही तेज दहकता नजर आ रहा था। घर लौटे रस्टी ने जब अंदर आने के लिए गेट खोला, तभी उसकी समझ में आ गया कि वहां पड़ रही सड़क की बत्ती की रोशनी में उसे देख लिया गया होगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। अगर उसे पता होता कि हैरिसन साहब ने उसे पहचाना नहीं, तो शायद वो भारी कदमों से बगीचे के अंदर तक का रास्ता तय करने के बजाय वापस लौट जाता। हैरिसन साहब हिलडुल नहीं रहे थे और न ही ऐसा लगता था कि उन्होंने रस्टी को अंदर की तरफ आते हुए देखा होगा। जब उसने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ी, तब कहीं वह हिले और उन्होंने पूछा, कौन है? अब तक वो रस्टी को पहचान नहीं पाए थे। इसी से रस्टी को भी अपने बदले हुए हुलिये का एहसास हुआ, क्योंकि उसके बदन पर सिर्फ कई रंगों के धब्बे और फटा पजामा ही था। धुंधली रोशनी में उसने आसानी से सफाई वाले लड़का या किसी और का नौकर समझ लिया जा सकता था। शायद ये बाजार की फितरत का असर था कि रस्टी के मन में भाग निकलने की बात आई और वो वापस मुड़ गया। तभी हैरिसन साहब गरजे, इधर आओ तुम। इस अंदाज में वो सफाई वाले लड़के से बोलते थे। रस्टी के कदम ठहर गए। यहाँ आओ, वे फिर चिल्लाए। रस्टी बरामदे की तरफ लौटा। तभी हैरिसन साहब ने बत्ती जला दी, लेकिन अब भी रस्टी पहचान में नहीं आ रहा था। गुड इवनिंग सर, रस्टी बोला। हैरिसन साहब झटका खा गए। पहले तो उनके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई, फिर पीड़ा की। ये वही लड़का है जिसे उन्होंने सिखाया पढ़ाया है। ये जंगली सा फटीचर, एहसान फरामोश, जिसे ये तक नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या नहीं, क्या सलीका है ये और क्या जंगलीपन, क्या शऊर है ये, क्या शर्मनाक। यानी बरसों की मेहनत बेअसर साबित हुई। हैरिसन साहब रोशनी में आए और गुस्से में कुछ बुदबुदाते हुए हाथ बढ़ाकर रस्टी की गर्दन पीछे से पकड़ी और खींचते हुए उसे ड्राइंग रूम में ले आए। फिर उसे ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो संभल नहीं पाया और मेज से टकराकर औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। वहीं पड़े पड़े रस्टी ने ऊपर देखा तो हैरिसन साहब ठीक उसके सिर पर खड़े थे और उनके दाहिने हाथ में वही मलक्का वाली पुरानी बैत थी और बैत फड़क रही थी। हैरिसन साहब का चेहरा भी फड़क रहा था, तमतमा रहा था। दोनों होंठ आपस में ऐसे चिपके थे जैसे सिल दिए गए हो। मेहंदी जैसी रंगत वाली मूंछों के नीचे मोहर बंद। वह आंखों के सिकोड़ कर एक टक रस्टी को घूर रहे थे। यानी कि एक बार बोलते ना कि एक टक नजर लगाकर किसी को देखना, तो वैसी वाली बात थी कि अब जो हैरिसन साहब है वो उसको देख रहे थे। घिनौने अपने मुंह से ये शब्द जैसे उन्होंने रस्टी के मुंह पर थूक दिया है। हे भगवान, कितना गंदा है। गुमसुम से रस्टी की नजरें हैरिसन साहब के उठे हुए हाथ की उंगलियों पर सिगरेट के धुएं से पड़े पीले निशानों पर टिकी थी। तभी अचानक उनकी कलाई में हरकत आई और अगले ही पल बैत रस्टी के चेहरे पर चाकू की तरह पड़ी और गाल टीस उठा। रस्टी करा उठा और दीवार से टिक गया। उसने महसूस किया कि उसके मुंह में खून आ गया था। वह वहां से भागने का रास्ता देखने लगा, लेकिन हैरिसन साहब उसके आगे खड़े थे और पीछे दीवार। हैरिसन साहब फट पड़े। तुम खुद को अंग्रेज कैसे कह सकते हो? ऐसा हाल बनाकर इस घर में कैसे आ सकते हो? किस गंदे नाले या रंडी खाने में गए थे? रिस्पेक्टेड टीचर, ये इसमें लिखा है, ऐसा प्लीज आप बिल्कुल मत समझना कि ऐसे अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि नॉवल के अंदर लिखा गया है इसलिए, ठीक है। किस गंदे नाले या रंडी खाने में गए थे? अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम्हें पता है कैसे लग रहे हो? नहीं, रस्टी बोला, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने हैरिसन साहब को सर नहीं कहा। तुम्हें परवाह नहीं? अच्छा, मैं बताता हूं तुम कैसे लग रहे हो। तुम वैसे ही दोगले लग रहे हो जैसे कि तुम हो। ये झूठ है, रस्टी के मुंह से निकला। यही सच है। मैंने कोशिश की कि तुम्हारी परवरिश अंग्रेजों की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे बाप होते तो वह भी ऐसा ही करते, लेकिन तुमने हमारी मर्जी नहीं चलने दी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपने बाप की औलाद होने की वजह से तुम बाप नाम के, बस नाम के अंग्रेज हो। वैसे तुम सफाई वाले लड़के से कहीं बेहतर हो। उनका इतना कहना था कि रस्टी आग बबूला हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसमें भी कहीं जान है। मैं सफाई वाले लड़के से बेहतर ना सही, लेकिन वैसा तो हूं। उससे कम नहीं हूं, आपसे भी कम नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। और बैत की अगली मार से बचने के कोशिश के बजाय रस्टी हैरिसन साहब के पैरों की तरफ लग पड़ा। सरसराती हुई बैत उसकी पीठ पर पड़ी, लेकिन इस बीच वो उनके पैरों को अपनी पूरी ताकत से अपनी बाहों में जकड़ चुका था। हैरिसन साहब का संभलना मुश्किल हो गया और वो पीठ केवल धड़ाम से गिरे।
शायद अचानक गिरने की वजह से उनकी सांस अटक गई, क्योंकि गिरने के बाद कुछ पल वो बिना हिले पड़े रहे। रस्टी खड़ा हो गया, मुंह पर बेंत की चोट से जैसे उसे पागल कर दिया था। उसके अंदर ऐसी नफरत भर दी थी कि उसने वह कर डाला जिसकी वो पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने आओ देखा ना ताओ पादरी की बगीचे से आए खुशबूदार फूलों से भरा फूलदान उठाया और हैरिसन साहब के मुंह पर दे मारा। फूलदान उनके सीने पर लगा, लेकिन फूल और पानी मुंह पर गिरे। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी बोलती बंद थी। हैरिसन साहब के चेहरे पर हैरत देख रस्टी की हिम्मत और खुल गई। इससे पहले कि वह ठीक से खड़े होते और संभलते, रस्टी ने उनका कॉलर पकड़ा और पकड़े पकड़े इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दोनों फिर से फर्श पर गिर पड़े। एक सेकेंड, चलिए बाद में बात करेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? ठीक है। उसने आओ देखा ना ताओ पादरी के बगीचे से आए खुशबू से फुला हुआ फूलदान उठाया। यहाँ तक तुम पढ़ चुके थे। हाँ ठीक है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी बोलती बंद थी। हैरिसन साहब के चेहरे पर हैरत देख रस्टी की हिम्मत और खुल गई थी। इससे पहले कि वह ठीक से खड़े होते संभलते, रस्टी ने उनका कॉलर पकड़ा और पकड़े पकड़े इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दोनों फिर से फर्श पर गिर पड़े। एक हाथ से कॉलर को ऐंठते हुए दूसरे से उसने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। अपने मुंह पर हो रही जलन और दर्द से पगला रस्टी ने एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते हुए बदहवासी के बावजूद उसे यह एहसास हो रहा था कि वह कुछ कर सकता था। यह कि वह अब बच्चा नहीं रहा, 17 साल का होने को था, पूरा मर्द। उसके लिए यह जान लेना एक नई खोज जैसा था कि वो चोट पहुंचा सकता था। अच्छी या बुरी जो भी हो, अपने अंदर की ताकत पर उसे भरोसा हो गया था, और खुद के मर्द होने पर भी। ये भी ध्यान रखना, रिस्पेक्टली घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा सीन था, कौन सा टाइम पीरियड था जहां पर उसको ये एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं भाई साहब। तो जब उन्होंने हैरिसन साहब की पिटाई लगा दी। रुक जाओ बदहवास सी जनानी आवाज कानों में पड़ी तो रस्टी को होश आया। एक मिनट, चलिए एक सेकेंड, कहाँ थे हम लोग? बराबर कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है। रुक जाओ बदहवासी जनानी आवाज कानों में पड़ी तो रस्टी को होश आया। उसने अब भी हैरिसन साहब की गिरेबान नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वह उन्हें मार भी नहीं रहा था। उनका मुंह सुर्ख लाल पड़ गया था। पादरी की बीवी दरवाजे पर खड़ी थी और घबराहट में उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्हें लग रहा था कि हैरिसन साहब पर किसी नौकर या बाजार की तरफ से किसी बवाली ने हमला किया है। उनके मुंह से बोल फूटने का इंतजार किए बिना रस्टी चाल में आई, नई तेजी और फुर्ती के साथ ड्राइंग रूम से निकल पड़ा। सोने के कमरे की खिड़की के रास्ते वह घर के बाहर निकल गया। मेन गेट से उसे पड़ोस वाली पादरी की बीवी ड्राइंग रूम के अंदर बत्ती से आती रोशनी को रोके खड़े नजर आई। वह जोर से हंसा। पड़ोसन अपनी जगह खड़े रहे और घूमी और दरवाजे की तरफ वो कदम बढ़ा दिए उसने। रस्टी फिर से हंसा और दौड़ता वो बाजार की तरफ बढ़ गया। काफी रात हो चुकी थी। बढ़िया वाली दुकानें और रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके थे। बाजार में बंद दुकानों के आगे चबूतरे पर लालटेन की रोशनी में सोते हुए लोग नजर आ रहे थे। कुछ कंबल रजाई में लिपटे, कुछ अपने आप में। दिन में जिस सड़क पर इंसानों और जानवरों की रेलम पेली होती रहती थी, अब वहां सन्नाटा और वीराना छाया हुआ था। सिर्फ एक मरियल सा कुत्ता नाले में कुछ सूंघ रहा था। सड़क पर ही ऊपर की मंजिल में एक घर से एक औरत के गाने की आवाज आ रही थी। सिरन पैदा करने वाला दर्द भरा गीत, और दूर कहीं एक सियार चांद को देखकर हुआ कर रहा था। लेकिन सड़क का खालीपन और वीराना अपने आप में महज एक धोखा था। अगर वहां की कुछ इमारतों पर से छत हटाकर देखा जाए तो पता चलता कि वास्तव में जिंदगी ठहरी नहीं है, खुशगवार हो गई है। बदनुमा रात के अंधेरे में भी जारी है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन घंटा घर पर भी सही समय नहीं जान सकता था। खाली सड़क पर रस्टी था और चाट की दुकान बंद हो चुकी थी, जिसके आगे के हिस्से पर बरसाती बंदी थी। वह इस उम्मीद में सड़क पर यहां वहां नजरें दौड़ा रहा था कि शायद कहीं कोई जान पहचान वाला मिल जाए। उसे यकीन था कि अगर चाट वाला मिल जाता तो रात भर के लिए उसे सोने की जगह और ओढ़ने के लिए कंबल जरूर दे देता। वह सोच रहा था कि अगले दिन जब सोमी उससे मिलने आएगा तो वह उसे अपनी आप बीती सुनाएगा, और यह भी कि अपने घर से भाग आया है और वहां वापस जाने का अब उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसके लिए उसे सुबह होने का और चाट की दुकान खुलने का इंतजार करना होगा। वह सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन पत्थर ठंडा था और पतला सा पजामा ठंडक से नहीं बचा सकता था।
उसने बाहें बांध ली और एक कोने में दुबक गया, पर अब उसकी कपकपी छूट रही थी। उसके पांव सुन्न और बेजान से जा रहे थे। रस्टी को पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि हालत इतने बिगड़ जाएंगे। मन में गुस्से और बगावत की आग अभी शांत नहीं हुई थी। गाल पर लगा खून तो सूख चुका था, लेकिन चेहरा अब भी टीस रहा था। वह ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा था। हालात ने उसे उलझन में डाल दिया और आगे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ठंड, तकलीफ और दर्द से बेचैन हो रहा था। यानी कि जो रस्टी था उसको ठंड भी लग रही थी, तकलीफ भी हो रही थी और दर्द भी हो रहा था। सामने वाली इमारत की ऊपरी मंजिल से आ रही गाने की आवाज बंद होने पर रस्टी ने उधर निगाह डाली तो उसे बुलाने का इशारा करता हुआ एक हाथ नजर आया, क्योंकि आसपास जिंदगी का कोई और नामो निशान नहीं था। इसलिए रस्टी उठा और सड़क पार करके खिड़की के नीचे जा पहुंचा। औरत ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और पनाह मिलने की खुशी में रस्टी उन पर चढ़ने लगा। लगता था जैसे सीढ़ियां सितारों तक जाती हो, लेकिन अचानक वह उस औरत के कमरे की दहली पर था। दरवाजा थोड़ा सा खुला, उसने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। कमरा इत्र और अगरबत्ती की खुशबू से गमक रहा था। एक कोने में एक साज रखा था और वो औरत एक पलंग पर पैर फैलाए तकिए के सहारे बैठी थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे थे। उसका चेहरा गोल और सलोना सा था, लेकिन उसके जवानी के दिन बीतने को थे सॉरी। कमर के पास के खुले हिस्से में चर्बी जमा होने से बल पड़ रहे थे। रस्टी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने फिर इशारे से बुलाया, शुक्रिया। दरवाजा बंद करते हुए रस्टी बोला, क्या मैं यहां सो सकता हूं? और कहां सोंगे? वो बोली, सिर्फ आज रात। वह मुस्कुरा दी। रस्टी उनके सामने खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए। फिर उसने अपने नजदीक बिस्तर की चादर ठीक करते हुए रस्टी से वहां बैठने को कहा। उसका मन रखते हुए रस्टी वहां बैठ गया। तभी वह औरत अपनी गोरी गोरी उंगलियां उसके बदन पर फेरने लगी और रस्टी का सिर पकड़कर अपने नजदीक ले आई। अरे बाप रे। रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ पर जो चीज लिखी गई मैं वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अपने मन से कुछ उसमें ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, नो इशू, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पर रोमांटिक माहौल आने वाला है, तो एनीवे मैं पढ़ देता हूँ सो दैट की बात नॉवेल की हुई है इसलिए। सो कहाँ थे हम लोग? वह मुस्कुराती रस्टी उसके पास खड़ा था, हाथ बांधे हुए। फिर उसने नजदीक बिस्तर की चादर को ठीक करते हुए रस्टी से वहां बैठने को कहा। उसका मान रखते हुए रस्टी वहां बैठ गया। तभी वह औरत अपनी गोरी गोरी उंगलियां उसके बदन पर फेरने लगी और रस्टी का, मैं बिल्कुल विदाउट इमोशन के साथ पढ़ूंगा, रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है? और फिर रस्टी का सिर पकड़कर अपने नजदीक ले एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और उनके होंठ बस छूने को थे और उनकी सांसों का शोर कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था रस्टी को, लेकिन उनके मुंह से बस इतना ही निकला, मैं भूखा हूं। चलो, ये अच्छी बात रही। यहाँ रस्टी के इन शब्दों को उस औरत ने शायराना अंदाज में लिया और उसके होठों पर कस के चूम लिया, लेकिन रस्टी शर्मा कर पीछे हट गया। बिस्तर पर वह औरत अच्छी लग रही थी, लेकिन वह उससे डर भी गया था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैं थक गया हूं, रस्टी ने जवाब दिया। यह सुनना था कि उस औरत की अपनेपन से भरी मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर शिकन पड़ गए थे, लेकिन उसने महसूस किया कि रस्टी महज एक लड़का था जिसकी आंखों में उदासी छाई थी और उसे रस्टी पर दया आ गई। वह बोला, तुम यहां सो सकते हो। वह बोला, तुम यहां सो सकते हो जब तक तुम्हारी थकान न मिट जाए। लेकिन अब रस्टी को यह मंजूर नहीं था। उसके दिल को ठेस न पहुंचे, इसलिए चलने से पहले रस्टी बोला, मैं फिर कभी आऊंगा। दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे और उन्हें एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। कमरे से निकल रस्टी फटाफट सीढ़ियां उतरकर बाजार से होकर जाने वाली सड़क पर किनारे सोते लोगों के पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता घंटाघर तक आ पहुंचा। घंटाघर से दाहिनी तरफ एक बड़ी सी खाली जगह पड़ी थी जहां दिन में गायें चरती थी और बच्चे खेलते थे और रणवीर जैसे युवा कुश्ती लड़ते या फिर फुटबॉल खेलते थे। लेकिन इस वक्त रात को वहां सिर्फ एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, लेकिन वहां की घास जंगल की घास की तरह मुलायम थी और रस्टी चलते चलते पूरा मैदान पार कर गया। उसे एक बेंच मिली और वह उसी पर बैठ गया। इतना चलने की वजह से उसे अच्छी खासी ठंडक के बावजूद सर्दी लगना भी बंद हो गई थी। मैदान से होकर वह बह रही हल्की हल्की खुशनुमा और ताजगी भरी बयार रस्टी के बालों में साथ छेड़छाड़ कर रही थी। उसके हर तरफ अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन था। वह बाजार से दूर, वहां के भिखारियों, बेघर बच्चों और भुखमरे कुत्तों से काफी दूर आ गया था और अब अपनी मुसीबत पर गौर कर सकता था। वह खुश नहीं है। रस्टी को इस बात का एहसास अकेलेपन में ही होता है। दीवानापन, आजादी और मारधाड़ उसके लिए नए थे, लेकिन अकेलेपन से वो पहले वाकिफ था। वह उसे बखूबी जानता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसके पेरेंट्स नहीं थे इसलिए।
रस्टी अकेला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाकी की सारी जिंदगी के लिए अकेला है, कम से कम कल तक के लिए तो अकेला ही है। अगर कल चाट की दुकान पर सोमी नहीं आया, रणबीर नहीं आया, तब वह क्या करेगा? ये सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसे न चाहते हुए भी हकीकत का गुलाम बनने को मजबूर कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त कहाँ रहते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे और वह सिर्फ 2 बार खाने के दम पर चाट वाले से उधार नहीं मांग सकता था। शायद इससे अच्छा तो यह होता कि वह बाजार वाली उस औरत के पास चला जाता, हो सकता हो, लेकिन नहीं। एक बात तो पक्की थी कि वह हैरिसन साहब के पास नहीं जाता। चंद बादलों के पीछे कहीं खो गया था और अब तो बारीक फुहार भी पड़ने लगी। रस्टी को बारिश से कोई दिक्कत नहीं थी। बारिश ने तो उसे तरोताजा कर दिया था और उसके बदन पर लगे रंग भी निकालकर बहने लगे थे। लेकिन जब बारिश और तेज हुई तो रस्टी की कपकपी छूट गई। उसकी तबीयत खराब होने लगी तो वो उठा, अपने पजामे के पायचे मोड़कर ऊपर किए और बेंच के नीचे घुस गया। बेंच के नीचे खोखली जगह थी जो रस्टी में काफी आरामदेह बेंच के नीचे खोखली जगह थी जो शुरू में रस्टी को काफी आरामदेह लगी, लेकिन वहां घास नहीं थी और धीरे धीरे वहां की मिट्टी गीली होकर कीचड़ में बदलने लगी। अब उसके पास जमीन पर हाथ टिकाकर घुटनों के बल बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर में उसके हाथ पैर की उंगलियों के बीच से मटमैला पानी ऊपर आने लगा। वहां उखड़ू बैठे बैठे गिलेपन और सर्दी के मारे वह खुद पर तरस खाने लगा था। बेसहारा और लाचार होने का एहसास उस पर हावी होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई और सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। सिर्फ उसके अपने लोग ही नहीं, बल्कि बाजार और चाट की दुकान और यहाँ तक कि कुदरत भी। उसने मन ही मन कबूल कर लिया था कि उसने बगावत करने और घर से भागने में कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी दिखाई। शायद अब भी वापस लौटना मुमकिन था अगर वह हैरिसन साहब से माफी मांग ले। लेकिन उसने जो कुछ किया, क्या वह माफी के काबिल था? क्या उसे कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में हथकड़ियां नहीं पहना दी जानी चाहिए थी? यह तो लगभग तय था कि उसकी पिटाई जरूर होती। इस बार 6 मैच नहीं, 9। सिर्फ सोमी से उसे उम्मीद थी। सोमी नहीं तो रणबीर सही। रणबीर नहीं तो बस इसके आगे सोचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि और कोई भी नहीं था जिससे वह कोई उम्मीद कर सकता था। अब बारिश बंद हो चुकी थी। रस्टी बेंच के नीचे से निकला और अपने अकड़े हुए हाथ पैरों को फैलाया। बादल के टुकड़े के पीछे चांद निकला और चांदनी की रोशनी में उसका बदन भीगा भीगा चमक मार रहा था। चांदनी ने उसे मैदान के दूर तक फैले अकेलेपन के दर्शन कराए और यह दिखाया कि खुद उसकी अहमियत न के बराबर है। अब उसका जी चाह रहा था कि वह लोगों के बीच हो, चाहे वह भिखारी हो या औरतें। रस्टी तेज तेज चलने लगा, फिर दौड़ पड़ा जैसे डर कर भाग रहा हो, और घंटाघर पहुंचने से पहले कहीं नहीं रुका। और इसी के साथ रिस्पेक्टेड टीचर हमारा 6ठा चैप्टर भी होता है समाप्त। अब हम चलेंगे 7वें चैप्टर की तरफ। एक सेकेंड बस, चलिए। जो लोग सबसे देर में सोते हैं वही सबसे पहले जागते हैं। 7वां चैप्टर रिस्पेक्टेड टीचर शुरू हो गया है हमारा। जो लोग सबसे देर में सोते हैं वही सबसे पहले जागते हैं। भूख और तकलीफ रात को लंबा कर देती है। यही वजह है कि भिखारी और कुत्ते तारों की छांव में सबसे देर तक जागते रहते हैं। भूख और तकलीफ की वजह से नींद भी जल्दी आ जाती है। एक मिनट। भूख और तकलीफ की वजह से नींद टूट भी जल्दी जाती है, इसलिए सूरज के दर्शन सबसे पहले इन्हें ही होते हैं। रस्टी भी भूख और तकलीफ झेल रहा था, लेकिन थकान उस पर ज्यादा भारी पड़ रही थी, इसलिए करीब करीब हर खिड़की दरवाजे को खटखटाती धूप के सड़क तक आने के बाद भी बहुत देर बाद तक चाट की दुकान की सीढ़ियों पर पड़ा सोता रहा। एक सेकेंड, ठीक है, बैटरी बराबर चेक कर लेता हूं, वरना दिक्कत हो जाएगी रिस्पेक्ट टीचर इसलिए। इसलिए करीब करीब हर खिड़की दरवाजे को खटखटाती धूप के सड़क तक आने के बाद भी वह कुछ देर तक चाट की दुकान की सीढ़ियों पर पड़ा सोता रहा। सोमी मोहल्ले की पानी की टंकी पर नहाया और नल के नीचे खड़े होकर अपने बदन को यहां वहां तक रगड़ते हुए पहाड़ के पानी की चुभने वाली ठंडक में उसके दांत किटकिटाने लगे और मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। टंकी पर बहुत सारे लोग थे, कभी मजे मजे में तो कभी जबरदस्ती नहलाए जाने या टीस मारती ठंड के मारे आवाज निकालते बच्चे, उन्हें नहलाती औरतें जो उन्हें काबू में करने के लिए या फिर लाड़ में उन्हें एका चाटा भी जड़ देती थी। पैरों में भारी भारी पाजे पहने हट्टी कट्टी पहाड़ी औरतें, चमड़े की मशक में पानी ढोने वाला भिश्ती और बड़े बड़े कहाड़ी पतीले मांजने के लिए आने वाला हलवाई। औरतें अपनी साड़ी को जांघों तक चढ़ाकर अपने अपने बच्चों को नहलाने में जुटी थी। उनके पैर हिलते तो घुंघरू झनक जाते।
घुंघरों की झनक और बच्चों के कूल्हों पर पड़ने वाले चांटों की चटाचट के साथ अच्छी खासी चिल्ल पौ मची हुई थी यहां वहां। हलवाई ने अपने बर्तनों पर राख छिड़की और उन्हें मांझकर धो डाला और मिट्टी के कुंडों में पानी भरा। भिश्ती ने अपनी मशक को पीठ पर लादा और पानी टपकता चला गया। एक चितकबरे कुत्ते ने पत्थर के चबूतरे पर से बहता हुआ पानी सुड़पा और एक मरखही लगने वाली गाय गीली घास कुतरने लगी। ये वह लोग थे जिनके साथ सोमी का सुबह का वक्त बीतता था। इनके साथ हंसते, बात करते और नहाते। इस तरह शुद्ध होने के बाद वह धूप में बाल सूखा कपड़े पहनकर वह पगड़ी बांधता था और फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर अहाते से निकलता था। उधर सवेरा हुए इतनी देर होने के बाद भी हैरिसन साहब सोए पड़े थे। चर्च में आधे लोग पहुंच चुके थे, आधे नहीं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी अखर रही थी। इतवार की सुबह वाली सभा उनमें शायद ही कभी छूटती हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इतवार की जो सुबह मीटिंग होती थी उसके रिगार्डिंग, ठीक है, रिस्पेक्ट कवर करके चलना आप लोग। उधर पादरी की बीवी प्रवचन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनके पास कितनी सारी बातें थी करने को। सोमी चाट की दुकान के बाहर पहुंचा और बोला, अरे रस्टी उठो, क्या हो गया? रणबीर कहाँ है? होली तो कल ही खत्म हो चुकी है, समझे? रस्टी के कान में जोर जोर से बोलते हुए उसने कंधे पकड़कर उसे हिलाया तो सीढ़ी की सिल्ली पर पड़े रस्टी ने मिचमिचाते हुए आंखें खोली और हैरत में उसने हर तरफ नजरें घुमाई, क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह यहां बाजार में कैसे सोया पड़ा था। अरे तुम जिनके घर रहते हो वह तो बहुत गुस्सा होंगे। रस्टी एक झटके में उठ बैठा। अब वह पूरी तरह जाग चुका था और अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेटकर उनकी छटाई करने लगा था। सब कुछ सीधे सीधे कह देना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को तैयार किया और सोमी की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी लगाव लिपटा के कह डाला, मैं घर छोड़कर भाग आया हूं। सोमी को भी जरा हैरत नहीं हुई। न तो उसने रस्टी के चेहरे से नजरें हटाई और ना ही खुद उसके चेहरे के भाव ही बदले। अधूरी सी मुस्कान होठों पर लिए वह बोला, अच्छा हुआ अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। ध्यान रखना ये किसने कहा है, रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। उसने बोला, अच्छा हुआ अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। रस्टी को साइकिल पर बिठाकर सोमी अपने घर ले आया। रस्टी को पैरों में कमजोरी सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग शांत था। वो अब खुद भी को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सोमी ने उसे भरोसा दिलाया था। तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी मिल सकती है? रस्टी ने पूछा। अभी से नौकरी की चिंता मत करो, अभी अभी तो तुम घर से भागे हो। तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी मिल सकती है? रस्टी ने फिर से पूछ लिया। क्यों नहीं, लेकिन अभी से चिंता मत करो। अभी तुम मेरे साथ रहोगे, मैं सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। किसी भी तरह का काम, बस काम होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो रही है, रिस्पेक्टेड टीचर्स। बिल्कुल चिंता मत करो। पैडल पर और जोर डालते हुए स्वामी बोला। दोनों नहर पर पहुंच गए। पहाड़ से आ रहे पानी के तेज बहाव का शोर भी तेज था। पहाड़ पर अब बर्फ पिघलने लगी थी। नहर से लगी सड़क जाती थी, उस पर कहीं कहीं पानी आ गया था, लेकिन सोमी को साइकिल पानी की चीरती अपनी चाल से चलती रही। एक मिनट, क्या लिखा है? लेकिन सोमी की साइकिल पानी को चीरती हुई अपनी चाल से चलती रही। फिर वह दोनों जहां पहुंचे वहां पानी की आवाज बस हल्की सी गुनगुन सी रह गई। सड़क पर पेड़ों की छाया और शांति थी। सड़क के किनारे जो पेड़ थे वे गुलाबी और सफेद फूलों से लदे थे। उनके पीछे और पेड़ थे, ज्यादा घने और ज्यादा हरे भरे। बीच बीच में घर भी थे। लकड़ी की एक चरमराते गेट पर एक लड़का झूल गया। उसने सीटी बजाई और सोमी ने हाथ हिला दिया। बस ये कौन था? रस्टी ने पूछा। अपने माँ बाप की औलाद। इसका क्या मतलब तुम्हारा? इसका बाप अमीर है इसलिए। किशन की एक हैसियत है, तो अब किशन की एंट्री होती है, रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। इसलिए किशन की एक हैसियत है, उसके पास पैसा है जो सूरी की जुबान जितना ताकतवर है। किससे कंपैरिजन किया गया है किशन के पैसे को? सूरी की जुबान जितना ताकतवर है। यह सूरी का दोस्त है या तुम्हारा। इसे जब हमारी दोस्ती रास आती है तो हमारा दोस्त, और जब सूरी की दोस्ती रास आती है तो सूरी का दोस्त। इसका मतलब यह अमीर होने के साथ साथ होशियार भी है। रस्टी की समझ में आ गया, होशियारी इसने मां से पाई है और पैसा बाप से। लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। कपूर साहब पैसे से खोखले हो गए हैं। अपनी शक्ल से बाप पर गया है। इसकी मां खूबसूरत है। लो हम आ ही गए।
सोमी ने पेड़ों के बीच से जा रही एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर साइकिल घुमा दी और गड्ढे पत्थरों से बचता लहराता घर पहुंच गया। छोटा सा घर था, बोगनविलिया की बेल से पूरी तरह ढका। बगीचे में जिधर देखो गेंदे ही गेंदे, हर कहीं उगाए थे गेंदे के पौधे, यहां तक कि बरामदे की सीढ़ियों के किनारे पड़ी दरारों में भी थे। घर पर कोई नहीं था। सोमी के पिता दिल्ली में और उसकी मां सवेरे ही हफ्ते भर की सब्जी लाने चली गई थी। तुम्हारा कोई भाई भी है? आगे वाले कमरे में घुसते हुए रस्टी ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। चलो देखें मेरे कपड़े तुम्हें आते हैं या नहीं। किसकी 2 बहनें रहती हैं रिस्पेक्ट ईयर? अब आप बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने अच्छे से कहानी को चेकआउट किया है। रस्टी को हंसी आ गई क्योंकि वह अपने दोस्त से उम्र और कद काठी में बड़ा था। वह सोच रहा था कि जैसे कमीज और पतलून वो पहनता था वैसे कपड़े तो यहां मिलने से रहे अल्टीमेटली। सोमी कपड़े लाने अंदर चला गया तो वह आगे वाले कमरे में सोफे पर बैठ गया। कमरे में ठंडक थी और काफी जगह भी थी, लेकिन फर्नीचर बहुत कम था। दीवारों पर तस्वीरें जरूर कई सारी थी। बीच में सिख पंथ की नींव रखने वाले गुरु नानक जी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किसकी तस्वीर थी? गुरु नानक जी की। हाथ पैर जोड़ पालती मारकर खुले में बैठे संत जी के चेहरे पर गहरी शांति के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी यही शांति सारे कमरे में बिखर रही थी। सोमी भी शांत स्वभाव का लगता था, शायद उस मुस्कुराहट की वजह से जो हमेशा उसके होठों के आसपास मंडराती रही थी। रस्टी की समझ में आया कि सोमी का परिवार न ज्यादा अमीर है न ज्यादा बिल्कुल गरीब। सोमी की हैसियत उसके और ठीक ठाक गुजर बसर कर लेती है। यानी कि कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, यानी कि उसकी जो हैसियत है वो बीच की, न ज्यादा अमीर है न ज्यादा गरीब है, बस ठीक ठाक गुजर बसर कर लेते हैं। इस बीच सोमी कपड़े लेकर आया था। ये मेरे हैं इसलिए शायद तुम्हें छोटे पड़े। सोमी बोला, कोई बात नहीं, अब तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो क्या पहना है इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा हो कुछ ना पहना जाए। रस्टी ने एक सफेद लंबी कमीज पहन के देखी तो उसे ताज्जुब हुआ कि वह तो ज्यादा नीचे तक आ रही थी। कॉलर खड़ा और बाहें ढीली थी। ये तो ढीली है। रस्टी बोला, ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये ढीली बनाई ही गई है, सोमी ने जवाब दिया। फिर रस्टी ने एक सफेद पजामा पहनकर देखा, लेकिन वह उसे काफी छोटा था। उसकी मोहरी टखनों से भी कुछ इंच तक ऊपर आ रही थी। चलिए कोई नहीं, तो कहां थे हम लोग? ठीक है। फिर रस्टी ने एक सफेद पजामा पहनकर देखा, लेकिन वह उसके काफी छोटा था। उसकी मोहरी टखनों से कुछ इंच तक ऊपर आ रही थी। सैंडल पहने तो छोटे होने की वजह से उसे बकल नहीं लगे, और जब वो चलकर देखा तो सोमी के सैंडल की तरह ही वह बार बार एड़ियों से टकराते थे। चलो, सोमी ने तसल्ली की सांस लेते हुए कहा, अब सब कुछ अपनी जगह है। चाट पेट में, साफ कपड़े तुम्हारे शरीर पर, और कुछ दिनों में नौकरी भी ढूंढ लेंगे। अब बताओ, और कुछ बाकी है? रस्टी अब सोमी को इतने अच्छी तरह जान गया था कि उसे मालूम था कि किस चीज के लिए उसे धन्यवाद देना जरूरी नहीं है। वो अपने खुद ही समझ जाएगा। सच्ची दोस्ती में न तकल्लुफ की जरूरत होती है और न ही एहसान की गुंजाइश। रस्टी ने तो यह भी नहीं पूछा कि सोमी ने उसे अपने घर पर रहने के लिए मां से पूछा है या नहीं। शायद वह ऐसी चीजों की आदी थी। कुछ और बाकी है? सोमी ने फिर पूछा। रस्टी ने कोई जवाब देने के बजाय जमाई ली और पूछा, मैं एक नींद ले लूं? और इसी के साथ इंस्पेक्टर टीचर हमारा 7वां चैप्टर भी खत्म होता है। और अब हम बाकी के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। 1 से लेकर 7 तक के आपके चैप्टर हो गए। टोटल हम 23 चैप्टर में कवर करना है इंस्पेक्टर टीचर। तो बस अभी आपका एलईजी वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर कंटेंट तैयार कर रहा हूं मैं। आप पीडीएफ आज रात को 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी उसकी, और बहुत ही काफ़ी नेक्स्ट लेवल कंटेंट है। और अगर समय मिला तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। और बस यही आप सभी से विनती है रिस्पेक्टेड टीचर कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर डेडिकेशन आपको काम के अंदर दिख रहा हो, मैं फिर दोहराता हूँ कि हो सकता है शायद द वे ऑफ स्पीकिंग स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा बेटर ना लगे, बट मेरा इंटेंशन ये भी है, मैं ये मानता हूँ, इस बात पे विश्वास करता हूँ कि जब हमारा एग्जाम होता है तो हमें कंटेंट मिलना चाहिए, फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी ग्रेड 2 के एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, और ये चाहता हूँ कि इस बार जब आप ग्रेड 2 मेंस का एग्जाम दें और जो व्यक्ति दिल से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि हाँ, आप अगर हमारे द मास्टर जर्नी की कंटेंट से अगर कवर कर रहे हैं तो बस एक बार जब अगर आप वहाँ से निकलें एग्जाम देने के बाद में, तो यही महादेव से और माता सरस्वती विनती कि आपके चेहरे से बस ये निकलना चाहिए, आपके मुंह से बस कि द मास्टर जर्नी ने
नौकरी के लिए बहुत कुछ कर दिया। इसी उद्देश्य को लेकर मैं जितना कर सकता हूं अपने स्तर पर पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कमेंट्स को रिव्यू में जरूर मेंशन करें। टिल देन बस बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।